हेलो एवरीवन, मैं पुलकित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 4 लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 4 में दे रखा है। और उसका जो पार्ट 4 की टाइटल हेडिंग है वो है एक्यूजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। तो देखो, इस टाइटल से ही एक चीज क्लियर हो रही है। वो क्या हो रही है कि यदि आपको ओनरशिप एक्वायर करनी है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास पोजेशन। मतलब ओनरशिप कब मिलेगी, जब आप पोजेशन एक्वायर कर लोगे। जिसके पास पोजेशन होगा वो ही ओनरशिप क्लेम कर सकता है सेक्शन 25 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में। ठीक, सेक्शन 25 की जो टाइटल हेडिंग है वो देखिए क्या है, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन पर बॉक्स बना लीजिए। वो क्या कह रहा है कि यदि आप ईजमेंट्री राइट एक्वायर करना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू मिलेगा, प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू। तो इन टर्म्स को हम आज समझेंगे कि ईजमेंट बेसिकली क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कि सेक्शन 25 और 26 को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है, एक तो है ओनरशिप, क्या कहते हैं, ईजमेंट। तो ईजमेंट बेसिकली आपने देखा होगा सेक्शन 2F में डिफाइन की हुई है। किसमें, 2F में। इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। देखिए, ये डेफिनेशन सेक्शन 2F में दे रखी है ईजमेंट की। अब सेक्शन 2F में जो परिभाषा दे रखी है, मेरे विचार में वो बहुत परिपूर्ण परिभाषा नहीं है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट में दे रखा है, उसमें अच्छे से समझा रखा है। उसमें ये कह रखा है कि ईजमेंट राइट बेसिकली होता क्या है। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा। ईजमेंट्री राइट वो होते हैं यदि किसी आदमी के पास कोई लैंड है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे वो कोई राइट एंजॉय करता है, और वो राइट इसलिए एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो राइट दूसरी जो लैंड है उससे मिल रहा है, तो वो ईजमेंट्री राइट है उस व्यक्ति का। तो ये तो आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए कैसे। मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट है, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, और साथ में ही आपके पड़ोसी का भी प्लॉट है जुड़ा हुआ बी। तो मान लीजिए जैसे ये प्लॉट है, ये उदाहरण बतौर 400 गज का प्लॉट है। कितने गज का, 400 गज। तो जो भी प्लॉट होता है, ठीक है, या जो भी प्लॉट नहीं हो तो खेत बोल लीजिए यहां, ठीक है ना। तो हम इस प्लॉट में मकान बनाते हैं। तो मान लीजिए जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप इतने साइज का प्लॉट है तो उस पर आपको इतना साइड बैक, इतना पोर्च साइड में छोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे ये ए है, 400 गज का है, तो उसकी साइज मान लीजिए इस प्रकार है, ठीक है। तो सरकार ये कहेगी कि आप फ्रंट में कितना 10 फुट छोड़ेंगे, साइड में 8 फुट छोड़ेंगे और पीछे 5 फुट छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि समझिए क्यों, कि जब इसी साइज का बी का भी प्लॉट है तो वो भी उसी प्रकार से 5 फुट छोड़ेगा, साइड में 8 फुट और फ्रंट से 10 फुट छोड़ेगा। ऐसा क्यों, इसलिए जरूरी है कि ए और बी प्लॉट में हवा और लाइट, ए और लाइट प्रॉपर आती रहे। तो यहां से हवा एंजॉय करना फ्रंट से, साइड बैक से ए का, ये उसका ईजमेंट्री राइट है। इसी प्रकार से बी का अपने प्लॉट पे, तो ये ईजमेंट्री राइट है। मतलब एक व्यक्ति का दूसरे की जमीन पर अधिकार बनता है। मतलब यदि बी का प्लॉट पूरा यहां तक आ जाए, पीछे से साइड बैक नहीं छोड़े, तो इसका हवा पानी पीछे का रुक गया ना,
तो वो गलत है, वो उसके ईजमेंटरी राइट का वॉयलेशन। तो इसलिए बोलते हैं ईजमेंटरी राइट में क्या होता है, एक आदमी का दूसरे की जमीन पर अधिकार होना। ठीक है, अब ईजमेंट तो समझ में, इस ईजमेंट में इन दोनों को एक नाम दिया गया है, वो क्या है, एक तो होता है डोमिनेंट हेरिटेज, एक होता है सर्विएंट हेरिटेज। एक तो है डोमिनेंट हेरिटेज और एक है सर्विएंट हेरिटेज। कैसे, समझिए, इसी एग्जांपल से समझते हैं जो पूर्व में अभी देखा था हमने। ए मान लीजिए, ए को अपनी लैंड में पीछे से, साइड से और फ्रंट से क्या एंजॉय करने का अधिकार है, हवा और लाइट को। ठीक है, तो पीछे से जो लाइट आ रही है, उसके पीछे से जो सेट बैक से जो लाइट और एयर आ रही है, वो उसका अधिकार है। ठीक है, साइड से आ रही वो तो हो सकता है उसके यहां पर भी एक प्लॉट हो। ठीक है, और यहां रोड है मान लीजिए, तो इस रोड पे भी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता जिससे उसके फ्रंट की लाइट और एयर रुक जाए, उसके साइड में भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता कि लाइट और एयर रुक जाए, ऐसे ही पीछे से भी नहीं हो सकता। तो मान लीजिए इस प्लॉट को हम सी नाम दे देते हैं एक, तो ए तो यहां पर क्या कौन है, डोमिनेंट ओनर, मतलब ये तो डोमिनेंट हेरिटेज है, और ये क्या है, सर्विएंट है। सी और बी क्या है, सर्विएंट है। कैसे, उसका अपनी लैंड पर राइट एंजॉय करने का इनके प्लॉट पर डोमिनेंस है, वो ऐसा कुछ रोक नहीं कर सकते जिससे ए का लाइट और एयर पे एक्सेस रुक जाए। उसी प्रकार से बी का भी राइट है, तो बी का ए के ऊपर क्या है, डोमिनेंट हेरिटेज है। अब आई बात समझ में, हो सकता है यहां डी प्लॉट हो तो बी का इस पे है डोमिनेंस, तो जब ए अपना राइट एंजॉय कर रहा है तब तो वो क्या है, डोमिनेंट हेरिटेज, और जब वो ए बी के विरुद्ध एंजॉय कर रहा है, सी के विरुद्ध एंजॉय कर रहा है, तो वो क्या है, सर्विएंट। बी और सी क्या है, सर्वेंट। उसी प्रकार से बी एंजॉय कर रहा है तो वो क्या है, डोमिनेंस, और ए के खिलाफ उसके पास एक ए क्या है, ए के विरुद्ध क्या है, वो उसका सर्विएंट हेरिटेज। तो जब आप अपनी लैंड पे एंजॉय करते हो तब तो डोमिनेंस, और जिस दूसरे की जमीन से एंजॉय कर रहे हो जिसके खिलाफ, वो क्या, वो दूसरी लैंड क्या कहलाएगी, सर्विएंट हेरिटेज। तो ए यहां क्या है, डोमिनेंट ओनर, बी क्या है, सर्विएंट ओनर। बोलिए आई बात समझ में, नहीं आई, यहां तक तो आई बात समझ में। तो सेक्शन 25 को समझने से पहले हमें 4 टर्मिनोलॉजी समझनी है, वो कौन कौन सी है। एक तो ईजमेंट, वो समझ में आया। इसके अतिरिक्त क्या समझना जरूरी था, डोमिनेंट हेरिटेज क्या है, सर्विएंट हेरिटेज क्या है। अब आता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन बेसिकली ये होता है कि प्रेस्क्रिप्शन का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई चीज, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम एक डेफिनेट टाइम पीरियड तक एंजॉय करते रहेंगे तो वो हमारा राइट बन जाएगा, वो हमारा राइट बन जाएगा। तो यहां प्रेस्क्रिप्शन का जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन एक्ट में वो फिक्स कर दिया गया है, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स, क्लॉज 2 और 3 में दे रखा है, जिसकी हम चर्चा भी करेंगे आगे। यदि कोई लैंड पर आप कोई ऐसा राइट एंजॉय कर रहे हो और उसको लगातार आपने 20 साल तक एंजॉय कर लिया, तो उस राइट पर आपका अधिकार हो जाता है, मतलब वो राइट परमानेंट इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो वो राइट पे क्या होगी, आपकी ओनरशिप हो जाएगी। तो वो ओनरशिप कब मिली, जब आपने उस पर पोजेशन एंजॉय किया। तो पहले तो आपको पोजेशन एंजॉय करना है 20 साल तक, उसके बाद उस पर आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं। तो यहां तक तो आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां ओनरशिप बाय पोजेशन दे तो रखा है टाइटल हेडिंग, ठीक है, पर ओनरशिप यहां वैसी नहीं है कि पूरा मालिकाना हक है। यहां राइट एंजॉय करने पे मालिकाना हक हो जाता है कि वो राइट का पोजेशन आप लगातार कंटिन्यूअसली एंजॉय करते रहे प्रेस्क्रिप्शन की वजह से 20 साल तक, तो उस पर आपका अधिकार बन गया है, आप एक ओनर जैसा राइट बन गया है। ठीक है, यहां तक तो आई बात समझ। अब हम सेक्शन 25 पे आते हैं। देखिए सेक्शन 25 एक बार मैं रीड आउट करता हूं, और ये बेसिकली 2 भागों में है ना, लेकिन 2 पार्ट्स में। वो कैसे है देखिए, वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू और फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसेबली एंजॉयड। पीसेबली एंजॉयड पर अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये पीसेबली जो एंजॉयड टर्म है ये डिराइव एक मैक्सिम से हुई है, जिसके भी अपन चर्चा करेंगे। देयर विद एज एन ईजमेंट, मतलब आप अपनी बिल्डिंग
पे कोई एक लाइट और एयर एंजॉय कर रहे थे, उस पे एक्सेस है, वो क्यों, वो कैसे एंजॉय कर रहे थे आप, एक ईजमेंट जैसे। एंड एज ऑफ राइट, अधिकार, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रोक रुकावट के, और कब तक, एंड फॉर 20 ईयर्स। अब जो यह 20 ईयर्स है इस पर अंडरलाइन कीजिए और इस पे, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स मिलके बताता है कंटिन्यूअस फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ये यहां से दूसरा भाग, वेयर एनी वे और वाटर सोर्स, यदि आप कोई रास्ते का इस्तेमाल कर, तो रास्ते दो तरीके से, या तो आप लैंड पे चल के जा रहे हैं या फिर पानी के रास्ते से जा रहे हैं, और द यूज ऑफ एनी वाटर और एनी अदर ईजमेंट, हो सकता है आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे, ट्यूबवेल से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुएं से, वेल से इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, या ड्रेनेज लाइन चल रही हो, या वाटर लाइन चल रही हो आपकी, ठीक है, और एनी अदर ईजमेंट वेदर अफर्मेटिव नेगेटिव हैज बीन पीसेबली एंजॉयड एंड ओपनली एंजॉयड, ओपनली को भी कीजिए, ओपनली का मतलब यहां किसी भी तरह का कोई फियर नहीं था, कोई चोरी चुपके काम नहीं किया, बाय एनी पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा, क्लेमिंग टाइटल देयर टू एज एन ईजमेंट, वो क्या, जो उस लैंड पे जो वो राइट एंजॉय कर रहा है उसको कैसे क्लेम कर रहा है, ईजमेंट बतौर क्लेम कर रहा है, ठीक है, उस पर ओनरशिप जो क्लेम कर रहा है वो ईजमेंट्री राइट बतौर क्लेम कर रहा है, ठीक है। आप मालिक नहीं बने कि आप घर बना लोगे, वो वाला मालिकाना हक नहीं, आपके हक क्या हुआ कि भाई ये हवा पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब मेरा घर है तो उसमें हवा पानी भी आना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। एंड एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स, द राइट टू सच एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर, ये जो ऊपर दे रखा है, वे, वाटर कोर्स और यूज ऑफ वाटर और अदर ईजमेंट जो यहां दे रखा है, शैल बी एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल, शैल बी एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल, मतलब वो राइट आपका परमानेंट हो जाएगा, और इंडिफिजिबल का मतलब नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगा, आप उसको कभी अकेले उस राइट को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये आप जानते भी होंगे, सेक्शन 6 जो है टीपी एक्ट का वो कहता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, तो अब मैंने जैसे यहां बताया ना डोमिनेंट हेरिटेज, तो ए अपना जब भी मान लीजिए किसी ई नाम के व्यक्ति को क्या करता है, घर बेच, ये प्लॉट बेचता है, तो ऐसा नहीं कर सकता ए कह दे कि सब प्लॉट तो मेरे पास रहेगा, और जो बी के खिलाफ, सी के खिलाफ में जो लाइट और एयर है वो बेच देता हूं इको, नहीं, ये सेक्शन 6 में ऐसे ट्रांजैक्शन वॉइड होते हैं, ठीक है, आप कर ही नहीं सकते। डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ईजमेंट्री राइट ट्रांसफर होगा, ए ने ई को बेचा प्लॉट, तो ऑटोमेटिकली बी और सी के खिलाफ जो ईजमेंट्री राइट है वो भी ट्रांसफर होगा, ए सिर्फ ईजमेंट्री राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ए जो बी और सी के खिलाफ यूज कर रहा है ईजमेंट्री राइट, वो एब्सोल्यूट और इंडिफिजिबल तब होंगे जब वो लगातार 20 साल तक विदाउट इंटरप्शन यूज करेगा, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, कई सारे एग्जांपलों से समझने का प्रयास करेंगे, शायद तब आपको आसानी से समझ में आए। देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे पहले तो एक यही एग्जांपल ए और बी, तो अपन ने जो पहला पार्ट पढ़ा था ना, एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू, वो इससे क्लियर हो जाता है। दूसरा, वेयर एनी वे, वाटर कोर्स और द यूज ऑफ एनी वाटर, वो उसको समझते हैं कैसे, एग्जांपल से। मान लीजिए ये गांव का खेत है, और ये कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों, ठीक, समझने का प्रयास करते हैं कैसे। एक खेत तो ये जो ए का है, एक खेत ये है जो बी का है, और एक खेत सी है। मान लीजिए ये खेत ऐसे बने हुए हैं कि यहां से बाउंड्री है, मतलब यहां से आप इन 3 पॉइंटों से आप एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री के पॉइंट तो यही है। अब क्या होता है कि सी को अपने खेत में जाना है, तो उसके पास 2 ही तरीके, या तो वो ए के खेत से जाए या बी के खेत से जाए, आई बात। तो मान लीजिए वो बी के खेत से जाता है, तो आपने देखा होगा खेतों में पगडंडी बनी रहती है, उस पर कभी, वो पगडंडी माने एक रास्ता सा होता है, छोटा सा पतले सी सड़क होती है, उसको पगडंडी बोलते हैं, उस पर कभी खेती बाड़ी नहीं की जाती। तो सी उस पगडंडी का इस्तेमाल करते हुए कहां पहुंचता है, अपने खेत में, क्लियर। तो यदि सी, तो ये क्या है, वेयर एनी वे, जो सेकंड पार्ट में देखा ना, वेयर एनी वे, तो ये वे है अपने खेत में पहुंचने का, वो 20 साल तक कंटिन्यूअसली एंजॉय करता है, तो ये राइट उसका हो जाएगा, बी का एब्सोल्यूट और इंडिफिजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये, मान लीजिए ये ही क्या हो,
चावल की खेती हो, ठीक है, तो चावल की खेती पानी में होती है। या ऐसे मान लेते हैं अपन, सरकार ने तालाब दिया है ना, सरकार ने तालाब दिया तीनों को, तो वही तालाब में एंट्री का तरीका ये भी है, तो वाटर कोर्स के थ्रू, बोट के थ्रू यहां से जाना है, तो वो हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सी को खेत में पानी देना है, तो ए के खेत से जो ट्यूबवेल है उसके थ्रू आता है। बोलिए आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर हुआ? यहां से आता है। या अब इनको खेत मत मानो, आप लैंड मान लो, ए का घर है, बी का घर है, सी का घर है, तो ड्रेनेज लाइन यहां से चल रही है, तो जो नाली है, ड्रेनेज लाइन है, वो सी के यहां से निकलेगी, तो वो क्या हुआ, वो अदर ईजमेंट्री राइट है। बोलिए ये बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, वे भी समझ में आया, वाटर कोर्स भी समझ में आया, यूज ऑफ वाटर भी समझ में आया, और अदर ईजमेंट्री राइट भी समझ में आया। ठीक, जब सी इनका इस्तेमाल, ठीक है, मान लीजिए ए के खिलाफ ट्यूबवेल से कर रहा है, या वाटर कोर्स से कर रहा है, या ड्रेनेज लाइन से कर रहा है, या सी पगडंडी बी के खिलाफ, यदि वो कंटिन्यूअस पीरियड 20 ईयर्स बिना किसी रोक रुकावट के इस्तेमाल करता है, तो वो उसका राइट एब्सोल्यूट हो जाएगा और नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगा। मतलब ट्रांसफर कब होगा, जब सी अपना खेत बेचेगा, घर बेचेगा, तभी ट्रांसफर होगा, अन्यथा अकेला तो नहीं हो सकता। ठीक, परंतु यहां जो सी ये इस्तेमाल कर रहा है, ये ओपन में होना चाहिए, क्योंकि अपन ने यहां लाइन पढ़ी थी ओपनली इंजॉयड। आप देखोगे 5th लाइन में देखोगे, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ओपनली इंजॉयड। तो ओपनली जो इंजॉयड है, ये मैंने बताया था आपको किस पर बेस्ड है, एक मैक्सिम पर बेस्ड है। वो क्या है, नेक्वी, नेक्काम, नेक प्रिकारियो। नेक्वी, नेक्काम, नेक प्रिकारियो। तो ये 3 मैक्सिम है। इनका क्या मतलब है, नेक्वी का मतलब है नाइदर बाय वायलेंस और फोर्स, नेक काम का मतलब है नाइदर बाय स्टिल्थ, और नेक प्रिकारियो का मतलब विदाउट परमिशन। मतलब जो सी अपना ये ईजमेंट्री राइट बिना किसी वायलेंस और फोर्स, मतलब ना ए और बी को डरा धमका के कर रहा है, ना ही चोरी चुपके कर रहा है, मतलब बिना चोरी के कामली कर रहा है। तीसरा नेक प्रिकारियो, ना ही उसको कोई लाइसेंस और परमिशन मिली है, वो तो सिर्फ एक इस्तेमाल कर रहा है उससे ये, तो इसको बोलते हैं ओपनली इंजॉयड। तो ये ओपनली इंजॉयड जो टर्म यूज की गई है सेक्शन 25, ये इस मैक्सिम पर बेस्ड है। मतलब बेसिकली सेक्शन 25 इस पे, जब आप ना चोरी छुपे काम कर रहे, ना कोई मारपीट का इस्तेमाल कर रहे, फोर्स का एलिमेंट यूज कर रहे, ना ही कोई परमिशन की लाइसेंस की जरूरत है, आप ओपनली एंजॉय कर रहे हो आराम से, एक यूसेज बताओ, तब आपका सेक्शन 25 में ये राइट एब्सोल्यूट होगा, जब आप 20 ईयर्स लगातार इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब 20 साल तक आपने ये राइट एंजॉय किया, कितने, 20 ईयर्स तक। तो 20 ईयर्स इस्तेमाल करना ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये तो है, ठीक है, पर ये ऑटोमेटिकली 20 साल इस्तेमाल करते ही आपका राइट एब्सोल्यूट नहीं हो जाएगा, इंडिफिजिबल है। ये आपको राइट एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, परमानेंट करवाना पड़ेगा। उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेक्शन 34 ऑफ एसआरए एक्ट। मतलब आपको डिक्लेरेटरी डिक्री लेनी पड़ेगी। आप 20 साल तक इस्तेमाल करते रहो और बाजार में कहते फिरो, दुनिया भर में कहते अब तो मेरा राइट परमानेंट नहीं, उसके लिए आपको सेक्शन 34 में डिक्लेरेटरी सूट फाइल करनी पड़ेगी एसआरए के अनुसार, और उसके बाद डिक्लेरेटरी डिक्री लेनी पड़ेगी, तब आपका राइट क्या होगा, परमानेंट और नॉन ट्रांसफरेबल होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है सेक्शन जो 25 एंड 26 है लिमिटेशन एक्ट के, वो सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल इन नेचर है। क्या है, सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल इन नेचर है। वो कैसे, सब्सटेंटिव तो ऐसे कि यहां आपको राइट मिल रहा है, आपका राइट अराइज हो रहा है सेक्शन 25 में, और 26 और प्रोसीजरल ऐसे कि जो आपको डिक्लेरेटरी सेक्शन 34 जो एसआर है उसमें डिक्लेरेटरी जो सूट फाइल करनी है, डिक्लेरेटरी डिग्री, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कहीं अलग से नहीं रखा, इस सेक्शन में इटसेल्फ दे रखा है। किसमें, इस सेक्शन में इटसेल्फ दे रखा है, सेक्शन 25 के क्लॉज 2 में। बोलिए आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो अब समझते हैं कैसे भाई
क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है सब्सटेंटिव राइट है, 20 साल तक इस्तेमाल किया, हमारा राइट अराइज होता है, हम मांग लेंगे। पर सब मांग तो लोगे, पर कैसे मांगोगे, ऐसे कैसे? उनका सूट फाइल करेंगे। कहां करोगे? 34 में, एसआरए में। ठीक है, कितने समय में करनी है? 2 साल के भीतर भीतर करनी है। तो सब वो 2 साल कब से चालू था? तो 2 साल का जो टाइम पीरियड दे रखा है वो किसका सब्जेक्ट मैटर है? लिमिटेशन का। और लिमिटेशन इटसेल्फ किसका सब्जेक्ट मैटर है? प्रोसीजरल लॉ का। चाहे तो आप इंट्रोडक्शन का जो मैंने लेक्चर डाल रखा है उसमें देख सकते हैं, मैंने उस पर चर्चा की हुई है। आई बात समझ में? तो क्लॉज 2 क्या कहता है, अब देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 2 ये कहता है, ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit wherein the claim to such period release is contested। कैसे समझने का प्रयास करते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए 20 साल का समय, 2000 में मान लीजिए अपन ने जो इलस्ट्रेशन लिया था, सी जो पगडंडी का इस्तेमाल या ट्यूबवेल से पानी का इस्तेमाल या बोट का इस्तेमाल उसके खेत से जाने के लिए, ठीक है, वो सन 2000 से चालू किया, ठीक है, और सन 2020 तक, ईयर 2020 तक कंटिन्यूअसली एंजॉय किया विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, कोई रोक रुकावट नहीं हुई इसमें। तो पहले तो उसको 2020 में तो उसका सब्सटेंटिव राइट अराइज हुआ है। राइट क्या हुआ है? अराइज हुआ है। राइट अराइज कब से होगा? 2020। पहले तो आपको 20 साल एंजॉय करना। अब 2020 से लेके 2022 तक लिमिटेशन पीरियड है। मतलब ये जो राइट 2020 में अराइज हुआ है, इसको एब्सोल्यूट डिक्लेयर कराने के लिए आपको ईयर 2022 से पहले मतलब ईयर 2020 से लेके जब से राइट और ईयर 2022 के बीच में सूट फाइल करनी पड़ेगी। किसके अंतर्गत? सेक्शन 34 एसआरए के अंतर्गत। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक तो आई बात। यदि यही प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है तो आपको 30 साल का टाइम पीरियड मिलता है। आपको 30 साल बाद ये राइट अराइज होगा, जो कि क्लॉज 3 में दे रखा है। देखिए लिखा हुआ है, वेयर द प्रॉपर्टी ओवर विच अ राइट इज क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन 1, कहां? क्लॉज 1 में दे रखा है, बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, दैट सबसेक्शन शैल बी रीड एज इफ फॉर द वर्ड्स 20 years द वर्ड 30 years वर सब्स्टिट्यूटेड। 20 साल की जगह आपको 30 साल एंजॉय करना पड़ेगा। यहां तक तो आई बात समझ में हमारे। अब आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? देखिए, नथिंग इज एन इंटरप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब 25 के क्लॉज 1 में लिखा ना विदाउट इंटरप्शन, तो हम विदाउट जो इंटरप्शन टर्म है उसमें हम इंटरप्शन कब तक नहीं मानेंगे? जब तक कि एक्सप्लेनेशन के परव्यू में नहीं आ जाते हो। ठीक है, नथिंग इज एन इंटरप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अनलेस वेयर देयर इज एन एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पोजेशन और enjoyment by reason of an obstruction by the act of some person other than the claimant। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, by the act of some person other than the claimant and plus unless such obstruction is submitted to or acquisite in for 1 year after the claimant has notice thereof and the person making or authorizing the same to be made। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, कैसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे, मान लीजिए ये 2 प्लॉट हैं, ए और बी। ठीक है, ये प्लॉट खाली है, बी प्लॉट क्या है? बिल्कुल खाली है। तो ए क्या करता है? इस प्लॉट में अपनी कार पार्क करता रहता है। तो पार्किंग भी ईजमेंट्री राइट है, हाँ या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, तो 15 साल तक तो ये लगातार यूज करता रहा। ठीक है, 15 साल तक तो ये लगातार यूज करता रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 15 साल बाद क्या हुआ? सी नाम का व्यक्ति आया और वो अपनी कार पार्क करने लग गया, हाँ या नहीं? तो यदि सी नाम का व्यक्ति नहीं आता
तो 20 साल होने पे कौन क्लेमेंट होता? ये बी होता। और यहां क्या लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखें तो, बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन, बाय रीजन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट। तो यहां क्लेमेंट कौन है? बी। इसके अलावा सी नाम के व्यक्ति ने यदि ऑब्स्ट्रक्शन किया है तभी इंटरप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो सी ने किया ऑब्स्ट्रक्शन, और ये ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, कम से कम, जो कि लिखा हुआ। और इस ऑब्स्ट्रक्शन की नॉलेज या तो बी को, कौन मतलब क्लेमेंट को, या बी के बिहाफ पर कोई अदर ऑथराइज्ड पर्सन, जैसे बी का बेटा, बीवी या जो भी हो उसके द्वारा, उनकी नॉलेज में होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है ना, सबमिटेड टू और एक्यूसेट, उनकी नॉलेज में, उनको पता है कि सी नाम का व्यक्ति इस प्लॉट पे आके इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बी को करना चाहिए था। बी पार्किंग कर रहा था इसमें, ठीक है, 15 साल। यदि 1 साल या उससे अधिक सी इसमें इस्तेमाल करता रहा और इसकी नॉलेज बी को, दैट इज क्लेमेंट या अदर ऑथराइज्ड पर्सन को है, तभी इंटरप्शन माना जाएगा। यदि इनको नॉलेज नहीं है और या 1 साल से कम किया है तो ये कंटिन्यूस पीरियड चलता रहेगा 20 साल तक, और इसको इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? ठीक, ये तो हुआ सेक्शन 25। अब आते हैं 26 पे। तो सेक्शन 26 भी इसी प्रकार जैसे सेक्शन 25 सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल इन नेचर है, उसी प्रकार से सेक्शन 26 भी क्या है? सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल इन नेचर। और सेक्शन 26 सेक्शन 25 का एक्सेप्शन भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों सेक्शन को हमेशा साथ पढ़ा जाता है, 25 और 26 को। ठीक है, 26 को स्टार्ट करने से पहले एक बार टाइटल हेडिंग पढ़ते हैं, फिर एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं इसमें क्या है। एक्सक्लूजन मतलब पहले ही चीज निकल जाएगी, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ रिवर्सनर ऑफ सर्विएंट टीनेंट, ऑफ सर्विएंट टीनेंट। हाँ या नहीं? आई बात समझ में? नहीं आई, क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं, तो कैसे आ गई समझ में? सर्विएंट टीनेमेंट तो वही होता है, दैट इज सर्विएंट हेरिटेज, मतलब सर्विएंट ओनर। अब शब्द है रिवर्सनर। रिवर्सनर माने होता है सक्सेसर। किसको बोलते हैं रिवर्सनर? सक्सेसर को बोलते हैं। ए है, उसकी डेथ हो गई, बी उसका बेटा, वो रिवर्सनर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? उसको बोलते हैं रिवर्सनर। तो यहां सेक्शन 25 किसके फेवर में है? ए के फेवर में नहीं है, उसके रिवर्सनर के फेवर के लिए बनाया गया। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर? ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 26 पर और उसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन, ओवर और फ्रॉम विच एनी ईजमेंट हैज बीन इंजॉयड और डिराइव्ड। ठीक है, कोई लैंड है, वाटर है, जिस पे हमने ईजमेंट इंजॉय किया है। कैसे? सेक्शन 25 में हमने समझा था वो ईजमेंट कैसे इंजॉय करते हैं। ठीक है, हैज बीन हेल्ड अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ और इन टर्म्स ऑफ ईयर एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द ग्रांटिंग देयर ऑफ। मतलब यदि कोई लैंड और वाटर है जिसमें ईजमेंट इंजॉय किया है, ठीक है, और वो ईजमेंट क्यों इंजॉय किया है? उसका रीजन है कि हमने इंटरेस्ट फॉर लाइफ दिया है, या किसी को वो इंटरेस्ट 3 साल से ज्यादा, 3 साल तक नहीं, यहां लिखा भी हुआ है एक्सीडिंग 3 years, कम से कम 3 साल से ज्यादा, तो आपको 3 साल 1 दिन होना चाहिए, 3 साल नहीं चलेगा। फ्रॉम द ग्रांटिंग देयर ऑफ द टाइम ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ ईयर ऑफ सच ईजमेंट, जो आपने टाइम पीरियड इंजॉय किया ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म। कौन सा? लाइफ इंटरेस्ट, और टर्म माने 3 years से ज्यादा। शैल बी एक्सक्लूडेड, वो पीरियड जो आपने ईजमेंट एंजॉय किया, वो किस, जो 20 साल जो टाइम पीरियड आपने ईजमेंट एंजॉय किया वो एक्सक्लूड होगा। किस में से एक्सक्लूड होगा? 20 years का ड्यूरिंग शैल बी एक्सक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 20 years इन केस द क्लेम इज विद इन 3 years। ये जो 3 years है ना, ये लिमिटेशन पीरियड है, इसलिए इसको प्रोसीजरल नेचर भी बोला। नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन माने खत्म होना, कौन सा? वो इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट या टर्म 3 साल की, वो खत्म हुआ, उस ईजमेंट को रजिस्ट किया बाय द पर्सन एंटाइटल्ड ऑन सच डिटरमिन। ये जो पर्सन एंटाइटल्ड है ये रिवर्सनर है, ऑन सच डिटर्मिनेशन टू द सैड लैंड और वाटर।
तो देखिए लैंग्वेज तो सेक्शन 26 की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको मैं आसान करने का प्रयास करता हूं, आपको एग्जाम्पल देके। कैसे समझिए, उससे समझ में आएगा। देखिए कैसे, ए है, इनके पास दो प्रॉपर्टी है, एक्स और वाई, ठीक है। और ये बगल का प्लॉट है, ये जेड है, ये किसको बिलोंग करता है, ये बी नाम के व्यक्ति को बिलोंग करता है। ए की एक सिस्टर है जो कि क्या है, विडो है, जो कि क्या है, विडो है। तो ए ने क्या किया कि अब क्योंकि उनकी बहन विडो थी तो उनको लगा कि एक्स प्रॉपर्टी पे तो मैंने घर बना ही रखा है और मेरा आराम से बढ़िया काम चल रहा है। वाई जो लैंड था वो खाली थी या मान लीजिए उस पर घर बनाओ। तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो बहना, सुनो मेरा तुम कहना, क्या कि जब तक आपकी इच्छा करे, मतलब आप अपनी इच्छा नहीं, ये गलत बोल रहा हूं, आप अपने पूरे जीवन काल में ये जो मेरा वाई वाला घर है इसमें आराम से रहिए, मस्त रहिए, कोई रोक रुकावट नहीं है, आप पूरा एंजॉय कीजिए, ठीक। अब चूंकि बहन, उनको लगा मेरी बहन विडो हो गई है तो मैं, मेरा भाई के नाते इतना तो हक, इतना तो मेरी दायित्व बनता ही है कि मैं अपनी बहन को इतना तो कर ही सकता हूं कि आप बहन परेशान मत हो, मैं आपको। पर बहन जो थी वो ऑलरेडी पैसे वाली थी, उनके हस्बैंड, तो वो उनका ठीक है, भाई ने दे तो दिया। तो भाई ने क्या दे दिया, यहाँ उन्होंने बोला आप पूरे जीवन भर एंजॉय करो। तो भाई ने क्या दिया सिस्टर को, इंटरेस्ट फॉर लाइफ, मतलब जीवन काल तक जो उनकी बहन है वो अपने पूरे जीवन काल तक इस इंटरेस्ट राइट को क्या करें, एंजॉय करें। तो ए ने अपनी सिस्टर को क्या किया, इंटरेस्ट फॉर लाइफ, ये ईजमेंटरी राइट एंजॉय करना ग्रांट किया। या हो सकता है कह दिया हो कि आप 10 साल तक एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बेटा अभी फॉरेन गया, वो 10 साल बाद आएगा, जब तक आप एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत की बात, ठीक। चूंकि बहन पैसे वाली थी वो उन्होंने तो इस्तेमाल किया ना। तो जेड भाई साहब क्या करते थे, वो मस्त अपनी यहां कार पार्क करने लग गए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, और यहां आपके दिमाग में सेक्शन 25 भी क्लियर होना चाहिए, तभी तो सेक्शन 26 जो अपवाद है हम उसे समझ। मान लीजिए 2005 में ए ने अपनी बहन को ये कहा कि आप मेरी वाई प्रॉपर्टी पूरी एंजॉय करिए, अपने पूरे जीवन काल में एंजॉय करिए, ठीक। और 2005 से ही बी भाई साहब थे जिनकी जेड प्रॉपर्टी थी, वो वाई प्रॉपर्टी में जो किसको बिलोंग करती थी, यहाँ कार पार्क करने लग गए। और उसी साल ए ने भी अपनी बहन को क्या दे दिया था, ईजमेंटरी राइट वाई में दे दिया था। 2025 तक एंजॉय करना है किसको, बी को वाई प्रॉपर्टी पे। तो उसका क्या हो जाएगा, सेक्शन 25 अनुसार ईजमेंटरी राइट एब्सोल्यूट हो जाएगा और इंडिफिजिबल हो जाएगा। बिल्कुल सेक्शन 25 मिलेगा, कंटिन्यूअस 20 साल तक एंजॉय किया, कोई दिक्कत यहां तक तो कोई नहीं। सेक्शन 25 दिमाग में, पर सेक्शन 26 अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसका कंसेप्ट समझना है। इसमें शब्द लिखा हुआ है रिवर्सनर, ठीक है। एक ही मान लीजिए 2007 में हो जाती है डेथ, तो इनका सन चैप्टर में आता है, दैट इज पी, कोई दिक्कत जो हमने पढ़ा। तो हमने क्या यहां लिखा भी हुआ है, रजिस्टर्ड बाय द पर्सन एंटाइटल्ड ऑन सच डिटर्मिनेशन टू द सैड लैंड और वाटर, और टाइटल हेडिंग में भी रिवर्सनल लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब 2015 में ए की सिस्टर की डेथ हो गई, तो इंटरेस्ट फॉर लाइफ डेथ पे क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। बोलिए आई बात समझ में नहीं है, खत्म हो गया, हाँ या नहीं। तो जैसे ही इंटरेस्ट फॉर लाइफ खत्म हुआ, मतलब सिस्टर की डेथ पे, तो ए की तो ऑलरेडी डेथ हो ही चुकी थी, तो उसका बेटा पी को कब आ जाना चाहिए था, 2015 में ही आ जाना चाहिए था, किसको रोकने के लिए, बी को, जो कि राइट एंजॉय कर रहा था वाई प्रॉपर्टी भी, जो उसके पिताजी को बिलोंग करती थी। तो यहां किस, पी की क्या जिम्मेदारी थी, 2015 में ही कहा जाता, जैसी ए की सिस्टर की डेथ हुई तो राइट डिटरमाइन हो गया, खत्म हो गया इंटरेस्ट फॉर लाइफ, तो तुरंत पी को कूद जाना चाहिए था चैप्टर में, और किसको रोकना चाहिए था, बी को, कि देखो भैया आप कहां यूज कर रहे हो, ये तो मेरी बुआ को दे रखा था पापा ने, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां 3 years लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है ना 3 years, देखो, द क्लेम इज
within 3 years next after the determination of such interest or term resisted by the person entitled on such determination to the said land or water। मतलब जैसे ही वो इंटरेस्ट फॉर लाइफ खत्म हुआ है, 3 साल से ज्यादा का पीरियड खत्म हुआ, उससे नेक्स्ट आफ्टर द डिटरमिनेशन, उससे 3 साल के भीतर भीतर किसको, उस पर्सन को जो एंटाइटल है, वो कौन है, रिजर्व, उसको रेजिस्ट करना है। तो यहां जो 3 साल का टाइम पीरियड है वो क्या है, लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है। तो पी को 2015 से 2018 तक में क्या करना था, सूट फाइल करके बी को वाई प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कराना था। बोलिए आई बात समझ में नहीं है। पर यदि ऐसा नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेक्शन 26 प्लेंटिफ के फेवर में भी है। वो कैसे, 2015 में राइट डिटरमाइन हो गया, बुआ के खत्म होते ही, मतलब एक ही सिस्टर की डेथ होते ही, ठीक है, उसके 3 साल के अंदर सूट लिया, नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, वो डिफेंडेंट बतौर भी चैप्टर में रहेगा। वो कैसे, क्योंकि इसी सेक्शन ने बोला है। कैसे, आप देखिए, ये लिखा है ना, जो 20 इयर्स का पीरियड है, एक्सक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ 20 इयर्स। अब देखिए, और यहां एक शब्द है कंटिन्यूअस, उस पर भी ध्यान रखना। अब देखिए, दोनों चीज पैरेलल चली। कैसे, बी के द्वारा जो ईजमेंट्री राइट एंजॉय किया गया वो किस टर्म के कंटिन्यूअस में एंजॉय किया गया, जो इंटरेस्ट फॉर लाइफ ग्रांट किया गया था, ठीक है। अब जब बी 2025 में, क्योंकि यहां 20 साल पूरे हो गए, वो कूदेगा, साहब मेरे को सेक्शन 25 अनुसार मेरे को ये मेरा अधिकार दिया जाए, परमानेंट हो जाएगा, मैं तो इस पे कार पार करूंगा, ठीक। तो बी डिफेंडेंट बतौर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में क्या कहेगा कि ठीक है साहब, इन्होंने 20 साल तक तो एंजॉय किया, पर इस 20 साल का जो कंटिन्यूअस पीरियड था ना, जो ये एंजॉय, उस कंटिन्यूअस में तो मेरे फादर ने 10 साल, मेरे फादर ने मेरी बुआ को, मतलब अपनी सिस्टर को इंटरेस्ट फॉर लाइफ ग्रांट कर रखा था, और वो इंटरेस्ट फॉर लाइफ कब तक था, पूरे जीवन काल तक। पर क्योंकि मेरी बुआ की डेथ 10 साल बाद ही हो गई थी, तो इस 20 साल में से इस 10 साल के टाइम पीरियड को क्या किया जाए, माइनस किया जाए। माइनस किया जाए तो यदि इस 20 साल के टाइम पीरियड में से 10 साल माइनस किया, तो रियल में बी ने कितने साल एंजॉय किया, 10 साल ही एंजॉय किया। तो उसने रियल में 2015 से 2025 तक ही एंजॉय किया सेक्शन पर। अब उसको कम से कम 2035 तक कंटिन्यूअस विदाउट इंटरप्शन करना था, पर क्योंकि 2025 में तो किसने इंटरप्ट क्रिएट कर दिया, रिवर्सनर ने कर दिया, तो क्या हो गया, उसने कोई राइट एंजॉय नहीं किया सेक्शन 25 के अनुसार। किसने, बी ने। तो ये किसके फेवर में था, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर, पी। रिवर्सनर किसका, ए का। वो क्या था, सर्विनेंट, क्योंकि इस प्रॉपर्टी किसकी थी, ए की थी, तो ये तो कौन हो गया, सर्विएंट, क्योंकि इस पे कौन एंजॉय कर रहा था, बी एंजॉय, तो वो डोमिनेंस था ना। अब आई बात समझ में। तो अब एग्जांपल समझ में है कैसे, ये बताया गया है कि जो आप सेक्शन 25 में 20 साल का जो टाइम पीरियड एंजॉय कर रहे हो, यदि उसी 20 साल के अंतर्गत, उसी 20 साल के कंटिन्यूअस पीरियड में यदि सेक्शन 26 अनुसार किसी के पास इंटरेस्ट फॉर लाइफ ग्रांट किया हुआ है, या 3 साल से ज्यादा का समय ग्रांट किया हुआ है, तो वो टाइम पीरियड 20 साल में से लेस होगा। और 20 साल में से लेस किया तो ए ने कितना रियल में एंजॉय किया, 10 ही एंजॉय किया, तो उसको अब 10 और एंजॉय करना पड़ेगा। अब यदि इस एग्जांपल से देखें तो बेसिकली उसको 20 साल और एंजॉय करना पड़ेगा 2025, क्योंकि 2025 में पी ने इंटरप्शन कर दिया। यदि यही टाइम पीरियड जो होता, ए ने अपनी बहन को कह दिया सिर्फ आप 2 साल एंजॉय कीजिए, तो वो लेस नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 26 ने कह रखा है एक्सीडिंग 3 इयर्स देना होता है। बोलिए यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, यहां तक बात समझ। तो मेरे हिसाब से सेक्शन 25 और 26 आप सभी के क्लियर हो गए। इसके बावजूद भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चाहो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पुलकित RJS पे, उसके बाद अपन डाउट सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।